नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परिपदे प्राप्तये प्रस्थितस्य। आज हम ग्रह पर चर्चा करेंगे। मान्यता और प्राचीन अध्ययन शोध के आधार पर 7 ग्रहों को मान्यता दी गई है। प्रमुख रूप से उनके प्रभाव का अब तक अध्ययन हुआ है। 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। जब हम जन्म कुंडली में फलित की बात करते हैं, फलित पर विचार करते हैं, जन्म का नक्षत्र भी है, राशियां भी हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो संपूर्ण या पूर्ण प्रभाव ग्रह का ही होता है। क्योंकि जो भी प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, नक्षत्र हों, राशियां हों, सब ग्रह के ही आधिपत्य में है या ग्रह के ही अधीन है या ग्रह के ही अनुकूल फल देते हैं। तो हमें प्रमुख रूप से फलित करते समय, किसी विषय पर विचार करते समय ग्रह की स्थिति पर संपूर्ण रूप से हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे दृष्टि, हमारा चिंतन ग्रह के इर्द गिर्द गंभीरता से घूमना चाहिए। ग्रह एक प्रकार से फल नहीं देते। कुंडली में ग्रहों के प्रभाव को कितनी दूरी तक हम पकड़ पाते हैं, यही हमारे फलित की सफलता है। कितनी प्रकार से ग्रह फल देता है। अब विचार अगर हम करें तो प्रथम फल तो यह है उस ग्रह का अपना फल। जैसे मान लो सूर्य को लिया जाए तो सूर्य के अपने गुण क्या हैं, सूर्य का अपना कारकत्व क्या है, इस पर हमें विचार करना होगा। पहली चीज़ तो ये कि हम जब भी किसी विषय का चिंतन करें, माना हम संतान का चिंतन कर रहे हैं और संतान भाव का चिंतन कर रहे हैं। अब संतान भाव में यदि सूर्य बैठा है तो सूर्य का चिंतन हमें करना होगा। या सूर्य भावेश है तो सूर्य के अनुरूप हमें संतान या पंचम के मंत्रणा शक्ति या पंचम के अन्य विषयों का चिंतन करना होगा। सूर्य के अनुरूप, सूर्य के मूल गुण क्या है, वही तो हमें तह तक पहुंचाएगा। दूसरी बात यह है कि ग्रह का भाव से संबंधी जो हमारा अध्ययन है वो भाव के अनुरूप हमें करना होगा। सूर्य के अपने गुण तो हैं, लेकिन भाव के भी अपने गुण हैं। भाव के अपने गुण यों हैं कि यदि वो भावेश है तो वहाँ जो राशि है उस ग्रह का उस राशि से तालमेल बैठता है और दोनों के गुणों का समावेश होता है। भावेश है उस स्थिति में तो समावेश सामान्य है, लेकिन यदि वह उसे वहाँ बैठा है, उस भाव को देख रहा है, तो फिर हमें दोनों के गुणों में तारतम्य बिठाना होगा। जब भावेश का चिंतन करते हैं तो हमारा चिंतन बहुत विस्तृत स्थिति में आ जाता है। हमें उस भाव के राशि के गुणों से भी तालमेल बिठाना पड़ेगा, उस भाव के कारकत्व से भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। सूर्य का चिंतन है, सूर्य भावेश तो है, लेकिन पंचमेश है तो उसके भाव के फल, जो पंचम भाव के फल हैं, उनसे सूर्य का तालमेल बिठाना पड़ेगा।
यदि सूर्य पर हम चिंतन कर रहे हैं या तृतीय भाव पर चिंतन कर रहे हैं और तृतीय सूर्य है, तो भी सूर्य के गुणों का तृतीय से तालमेल बिठाना होगा। यहां एक बात और आ जाती है, जो ग्रह है वो उस भाव के अनुरूप शुभ और अशुभता भी तो धारण करता है, जो आप जानते हैं कि वो जिस भाव का स्वामी बन रहा है वह भाव उस कुंडली विशेष में शुभता लिए हुए है, कारकत्व लिए हुए है, अशुभता लिए हुए है या सामान्यता लिए हुए है, या फिर द्वितीयेश और द्वादशेश की तरह गुण लिए हुए है, मार्केश बना हुआ है। इन गुणों का चिंतन भी वहाँ पर करना होगा, उसके अनुरूप हमें फल कहना होगा। सूर्य पर हम चिंतन कर रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के बारे में पूछता है, अब हम सूर्य का चिंतन कर रहे हैं सरकारी नौकरी के नाते, क्योंकि दशम भाव तो कर्म का है, लेकिन सरकार से तालमेल सूर्य और शनि ही बिठा सकता है। अब उस कुंडली में सूर्य भले ही बलवान बैठा हो, लेकिन सूर्य कारक है, अकरक कारक है, पंचमेश है, षष्ठेश है, सप्तमेश है, उस अनुरूप हमें सूर्य का फल देखकर परिणाम बताने होंगे, फल बताना होगा। इसके बाद अगली बात है, मान लो कारकत्व के हिसाब से ग्रह का हमने चिंतन कर लिया कि वो त्रिकोणेश है, केंद्रेश है या मार्केश है। फिर बात आती है ग्रह की अपनी स्थिति, वो बैठा कहाँ है। शुभ भाव में बैठा है, पंचमेश होकर या तृतीयेश होकर शुभ भाव में बैठा है, या केंद्र में बैठा है, या त्रिकोण में बैठा है, या छठे में बैठा है, आठवें में बैठा है, 12वें। फिर नवांश में उसकी स्थिति क्या है, नवांश कुंडली में वह कहाँ बैठा है, यह भी हमारे चिंतन का विषय होगा। इसके बाद ये भी हमें देखना होगा कि ग्रह ऊंच का है, उच्च है या नीच है, अस्त है, शक्तिशाली है, षडबल में बली है या नहीं है, इस पर भी हमें चिंतन करना होगा। ग्रह का केवल सब ग्रह हर कुंडली में एक ही अंश पर होने पर भी या एक ही राशि में होने पर भी एक सा फल कभी नहीं देता, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। तो इस बात पर भी हमें देखना होगा कि उच्च है, नीच है, उदय है, अस्त है। फिर ये भी देखना होगा कि उस ग्रह को कितने ग्रह देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो शत्रु हैं, मित्र हैं, सम हैं। वो ग्रह मित्र हैं, पर वो किस भाव के कारक हैं, उस भाव उस कुंडली विशेष में वे शुभता लिए हुए हैं या अशुभता लिए हुए हैं, ये भी हमें देखना होगा। नैसर्गिक रूप से वो ग्रह तो शुभ हो सकते हैं, लेकिन यदि उस कुंडली में वो त्रिषडकाय या त्रिकपति हैं तो, और वो उस ग्रह को देख रहे हैं, हमारे उस भावेश को देख रहे हैं, तो फल अलग अलग हो जाएगा। शुभ, अशुभ, ऊंच, नीच, मध्यम, लघु, ये भी हमें चिंतन करना होगा। और इसके बाद हमें उस ग्रह का बल देखना होगा। षडबल में ग्रह का बल क्या है और उस भाव में बल क्या है। ग्रह 1, 2, 3 अंश का है, 29, 30 अंश का है। यहां भी वो संधि में जाता है। एक संधि और है, मान लो आपका ग्रह 18 अंश का है, लगता है मध्य में है, पावरफुल है, क्योंकि 30 अंश होते हैं, 15 अंश के आसपास, 13, 14, 15, 16, 17 बलवान है। लेकिन अगर उस राशि के वो अंश उस भाव में
भाव स्पष्ट के आधार पर, दशम भाव स्पष्ट के आधार पर यदि वे अंश संधि में जा रहे हैं तो वो ग्रह भी संधि में चला गया, भले ही वो 18 अंश का है। राशि के हिसाब से भले ही वो संधि में न हो, लेकिन भाव के हिसाब से वो संधि में चला जाता है, क्योंकि राशि अलग चीज है, भाव अलग चीज है। कई बार राशि का एक अंश भाव के मध्य में आ जाता है, कई बार 15 अंश मध्य में आते हैं, कई बार 30 अंश मध्य में आते हैं। तो ये भी हमें देखना होगा कि जो ग्रह हमारा 5 अंश या 15 अंश या 18 अंश या 20 अंश पर बैठा है, वो अंश उस भाव में दशम भाव स्पष्ट या श्रीपति भाव कुंडली देखने पर भाव की संधि में तो नहीं जा रहे हैं, और अगर संधि में जा रहे हैं तो भाव के अनुरूप उस ग्रह की शक्ति कम हो जाएगी। फिर हमें योग पर भी चिंता करना होगा, यह भी चिंतन करना होगा योग क्या कहता है। योग भी 2 प्रकार के हैं, एक तो वो जिन ग्रहों के साथ बैठा है वह भी एक योग है, जो ग्रह उसे देख रहे हैं वह भी एक योग है। एक जो हमारे योग हैं, जैसे हंस योग है, मालव्य योग है, केदार योग है, और कई प्रकार के योग हैं, गजकेसरी योग है, राजयोग में पाराशर के योग हैं। उस योग में अगर वो सम्मिलित हो रहा है तो उसका फल बढ़ जाता है, ये भी हमें देखना होगा। इन सारी बातों को देखने के साथ हमारा ग्रह का चिंतन होना चाहिए, तभी हम फल के निर्णायक दौर में या सही स्थिति के निकट पहुंच पाते हैं। केवल ग्रह का चिंतन करके हम फल कह देते हैं। दशम में सूर्य बैठा है, लोग कहेंगे इन्हें नेतृत्व वाला पद मिलेगा, राज में बड़ा पद मिलेगा, पर मैं आपको अनेक कुंडलियों के उदाहरण दूं जो सूर्य दशम में बैठने के बाद भी राज योग नहीं दे रहा है, क्योंकि उस कुंडली में यदि सूर्य योग कारक नहीं है, सूर्य अशुभ भाव का स्वामी है, या उसको अशुभ ग्रह देख रहे हैं, तो वो राजयोग का फल कैसे दे पाएगा। और इन सब के बाद है एक और गंभीर चिंतन जो ग्रह के बारे में हमें करना चाहिए कि भाव स्पष्ट कुंडली में जब हम भाव कुंडली बनाते हैं, चलित कुंडली बनाते हैं, तो ग्रह कहाँ जा रहा है। ग्रह कई बार हमें 9 भाव में दिखाई देता है, लेकिन चलित कुंडली में वो अष्टम भाव में चला जाता है, और कई बार अष्टम में दिखाई देता है और चलित कुंडली में नवम में चला जाता है। तो भाव में जहाँ वो गया है वास्तव में चलित कुंडली में, वहीं के अनुरूप या उस भाव के अनुरूप ही उसमें शुभता, अशुभता, प्रखरता, प्रबलता, प्रगाढ़ता और स्पष्टता और उसकी प्रकृति में उस फल की अनुरूपता हमें प्राप्त होगी, ये भी हमें देखना होगा। तो मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, सूर्य कई लोगों के दशम स्थान में है, वो राजनेता भी बने हैं, कईयों के दशम स्थान में है वो डॉक्टर भी बने हैं, कईयों के दशम स्थान में वो प्रशासन अधिकारी भी बने हैं, और कईयों के दशम स्थान में है वो कुछ भी नहीं बन पाए हैं। केवल ये है छोटा मोटा नेतृत्व या उनके नेतृत्व के गुण उनमें हों। फिर उस सब के बाद ये भी देखना है ना हमें कि इन सारी बातों के समावेश के बाद हमें इस बात का भी चिंतन करना है कि उस ग्रह का वो जहाँ बैठा है कुंडली में, हमें उस भाव से उसका तालमेल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। जैसे सूर्य है, सूर्य पर ही हम चल रहे हैं, राजा का है, राजा है, ग्रहों का राजा है। अब सूर्य है, सप्तम में हर अकारक है,
और हर स्थिति में सप्तम में मूल राशि शुक्र का शत्रु है। मूल नैसर्गिक कुंडली में सप्तम भाव में अकारक है, प्रबल शत्रु है, तो सप्तम में कितना भी बलवान सूर्य बैठा हो उस अनुरूप फल कैसे दे पाएगा? क्योंकि वो जहाँ बैठा है, जिस भाव में बैठा है, जिस स्थान पर बैठा है, उस स्थान में तो उसको विपरीतता प्राप्त हो रही है। किसी भी संत महात्मा को, किसी तपस्वी व्यक्ति को यदि पाप क्षेत्र में जाकर बिठा दिया जाए तो वह कितना फल दे पाता है आप खुद समझते हैं। बल्कि वो खुद भी लांछित हो जाता है, पापग्रस्त हो जाता है, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठ जाते हैं। ये सब बातें हमें ग्रह के चिंतन में देखना है। और ज्योतिष के विद्यार्थियों से, ज्योतिष के चिंतकों से मेरा इतना ही निवेदन है कि ग्रह पर पूरी भाव रूप से गंभीरतम हमें दृष्टि रखनी है, चिंतन रखना है। सब बातें जो मैंने 7-8 बिंदुओं का यहाँ जिक्र किया, चर्चा की, उस अनुरूप हमें उस ग्रह का मूल्यांकन करना है, उस ग्रह को समझना है और उसके बाद ही फलित कहना है। सप्तम भाव में यानी पंचम भाव का चिंतन करो या सप्तम का करो, सारे ग्रह एक से फल नहीं देते। मित्र होगा अलग फल देगा, उस भाव से कारकत्व लिए हुए ग्रह होगा अलग फल देगा, शांत ग्रह होगा अलग फल देगा, उग्र ग्रह होगा अलग फल देगा, पाप ग्रह होगा अलग फल देगा। तो ये सब बातें हमारे चिंतन का विषय होना चाहिए। एक बार हमें कुंडली देखने के साथ ही इन सारे बिंदुओं पर गंभीर चिंतन करके इस नतीजे के निकट पहुंचना चाहिए कि ये ग्रह इस भाव के अनुरूप या इस प्रश्न के अनुरूप या चिंतन के अनुरूप कितना फल दे पाएगा। यही मेरा आज के चिंतन का उद्देश्य है कि मैं आपका ध्यान ग्रह की तरफ आकर्षित करूं। ज्योतिष हमारी पुरातन विद्या है और ये विद्या चाहे कुछ कैसी भी हो, किसी ने भी सृजित की हो, लेकिन मेरे गत 3 दशकों का अनुभव है कि इस ज्योतिष के फल जो हम कुंडली देखते ही बिना व्यक्ति को देखे हुए बता देते हैं, आज के युग में भी जहाँ पवित्रता, जहाँ इष्ट बल, जहाँ बहुत सारी चीज़ें कम हो गई है, 80% 70% तक फलित है। इसीलिए हम इस ज्योतिष से इस रूप जुड़े हुए हैं। ईश्वर की जो नेत्र स्वरूप ज्योतिष है उसे हम प्रणाम करते हैं।